अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं i+ TV बुलेटिन। आइए आज की बुलेटिन शुरू करते हैं फेमस क्रिकेटर इरफान पठान की इस बात से। इरफान पठान ने लिखा है और बहुत अच्छा प्यार का संदेश लिखा है कि हॉस्पिटल में अपनी बीमारी में खून चढ़ाने वाले ये कभी नहीं पूछते कि ये खून किसका है, उसका नाम तो बता दो, बस सिर्फ ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दिल्ली राइट्स को लेकर अमित शाह को सौंपी हुई कॉल फॉर जस्टिस नामी एनजीओ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की। 29 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एक एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की दिल्ली दंगों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट स्वीकार की। टाइम्स नाउ और द प्रिंट समेत कई मीडिया संस्थानों ने इसे रिपोर्ट किया। जस्टिस अंबादास जोशी, रिटायर्ड जज, बॉम्बे हाई कोर्ट, इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कमेटी में शामिल अन्य सदस्य थे ML मीना, रिटायर्ड IAS, विवेक दुबे, रिटायर्ड IPS, डॉक्टर TD डोगरा, एम्स के पूर्व डायरेक्टर, नीरा मिश्रा, सामाजिक उद्यमी, नीरज अरोड़ा, वकील। ऑल्ट न्यूज़ ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की और पाया कि इसे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तो कतई नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिपोर्ट में झूठी जानकारियों की भरमार है। इसमें कुछ बिल्कुल फर्जी खबरें हैं, बातों को गलत अंदाज में पेश किया गया है, मुश्तबह और संदिग्ध वेबसाइट का हवाला दिया गया है। इसके अंदर ऑल्ट न्यूज़ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां डिटेल्स देख सकते हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने जो कंक्लूजन लिखा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ऑल्ट न्यूज़ ने लिखा है कि दिल्ली के एनजीओ कॉल फॉर जस्टिस की राजधानी दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को उनके आवास पर दी गई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होने का दावा करने वाली इस रिपोर्ट में 5 फर्जी खबरें हैं, जिनका फैक्ट चेक स्वतंत्र मीडिया संस्थाएं कर चुकी हैं। ये रिपोर्ट पूरी तरह से ऑफ इंडिया वेबसाइट पर निर्भर है, जो फर्जी खबरें छापने के लिए कुख्यात है। रिपोर्ट के कई खंडों में, खासकर गवाहों के बयानों में साफ दिखता है कि कमेटी ने सिर्फ एक समुदाय से मिले बयानों पर भरोसा जताया है और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों के लिए मुस्लिम समुदाय ही जिम्मेदार था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इसमें प्रयागराज के SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का भी नाम है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा अपनी टीम के साथ मिलकर किया था। इस मामले में कई गिरफ्तारी भी हुई। अब इस मामले की जांच STF कर रही है और फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। आखिर IPS प्रयागराज को किस बुनियाद पर ट्रांसफर किया गया? क्या 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर कड़ी कार्रवाई करने की शुरुआत करना उनका जुर्म तो नहीं? MLC लखनऊ और उन्नाव सुनील सिंह यादव ने लिखा है, 69,000 भर्ती में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले प्रयागराज के SSP को योगी सरकार ने हटा दिया। इससे साफ है कि जांच के नाम पर भर्ती में केवल लिपापोती की जा रही है और केवल बड़ों को बचाने का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार सरकार की नसों में घुस चुका है। अब ये देखिए न्यूज़ 24 चैनल की रिपोर्ट, किस तरह एक बूढ़ी औरत को कष्ट दिया जा रहा है। जहां गरीब मजदूर की बात आती है, यहां बड़े साहब हजार कायदे कानून ले आते हैं मगर खुद पर कोई कानून लागू नहीं होने देते। उड़ीसा में पेंशन के लिए वेरिफिकेशन पर अफसर कुछ इस अंदाज में अड़ गया कि 100 साल की मां को खाट पर घसीटकर बेटी को बैंक तक पहुंचाने पर मजबूर होना पड़ा। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के उपाध्यक्ष जगत पुजारी और दूसरे लोगों को माओवादियों को ट्रैक्टर आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पुजारी कम से कम 1 दशक से माओवादियों को सामान की आपूर्ति करने में शामिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये आरोपी उस माओवादी नेता अजय अलामी को ट्रैक्टर देने वाले थे, जिसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ट्रैक्टर और 9,10,000 रुपए जब्त किए गए हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र का है।
यह राज्य में सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट कर लंबे समय से पुलिस पुजारी समेत कुछ संदिग्धों पर नजर रख रही थी। पुलिस अधीक्षक पल्लव ने कहा, पूछताछ के दौरान जगत ने कबूल किया कि वो 10 वर्षों से माओवादियों को माल की आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी खुफिया जानकारी जुटाने के महीनों बाद की गई। पुलिस को पहले जानकारी मिली थी कि पुजारी माओवादियों को वर्दी, जूते, कागज, प्रिंटर, कारतूस, बैटरी और रेडियो सेट की बड़ी खेप सप्लाई करने में शामिल था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आइए बात करते हैं भारत और चाइना बॉर्डर हिंसा की। चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद इस तरह की हिंसा हुई है। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। 45 साल यानी 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। इस बार कोई गोली नहीं चली। दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली में पत्थर और लाठी से झड़प हुई। चीन की तरफ कितना नुकसान हुआ इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अलबत्ता हमारे यहाँ के 2 जर्नलिस्ट जो कि फेक न्यूज़ फैलाने में मशहूर माने जाते हैं, हम जरा उनकी बात करना चाहेंगे। दंगल वाले रोहित सरदना जी ट्विटर पर, जिनके 3.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उन्होंने लिखा है, ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कल रात गलवान घाटी में हुई हिंसक वारदात में चीन के 5 जवान मारे गए और 11 घायल हुए। आइए अब न्यूज़ नेशन टीवी के दीपक चौरसिया जी का ट्वीट भी पढ़ लें, फिर उसके बाद हम दोनों का फैक्ट आपको बताएंगे। दीपक जी ने लिखा है, चीन कितना दोगला है, आज एक बार फिर सामने आ गया। भारतीय सेना जब जगह खाली कराने के समझौते पर अमल करने गई तो चीन ने हमला कर दिया। भारत ने भी करारा जवाब दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 5 चीनी सैनिक मारे गए और 11 घायल हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, इन दोनों लोगों ने चीन के नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बात कही है। आइए जानते हैं ग्लोबल टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है या नहीं। आपके स्क्रीन पर ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट मौजूद है। इसका साफ और सीधा मतलब यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। दीपक चौरसिया की बात आ गई तो हम यह भी बता दें कि केरल में गर्भवती हथनी की मौत के मामले में फेक न्यूज़ द्वारा मुसलमानों को दोषी ठहराने वाले ट्वीट पर दीपक चौरसिया ने माफ़ी मांगी है। दीपक चौरसिया ने लिखा है, केरल में हथनी विनायकी के मामले में मेरे अकाउंट पर एक गलत जानकारी ट्वीट कर दी गई। जैसे ही सही तथ्य सामने आया, मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। मैं एक पत्रकार हूं और उसकी विश्वसनीयता ही सब कुछ होती है। अगर इस दौरान किसी को मेरी बात से कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है। अब हम अंत में बात करेंगे सोनिया गांधी के उस खत की जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जुड़े फैसलों को असंवेदनशील करार देते हुए मंगलवार यानी 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के समय लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली इस वृद्धि और इजाफे को वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर 2,60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है। मुझे इस बात की पीड़ा है कि ऐसे मुश्किल समय में सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का असंवेदनशील निर्णय लिया। उन्होंने मजीद कहा, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और कच्चे तेल की कम कीमत का लाभ सीधे देश के नागरिकों को दिया जाए। सोनिया ने कहा, अगर आप लोगों के आत्मनिर्भर होने की उम्मीद करते हैं तो आगे बढ़ने के उनके रास्ते में वित्तीय अवरोध मत खड़ा करिए। मैं फिर से कह रही हूं कि जो लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं उनके हाथों में सीधे पैसे दीजिए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी बेहतरीन प्रोग्राम i+TV अपलोड करे उसकी खबर आपको फौरन और डायरेक्ट मिले। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।